पहली बार जब शकील के घर वाले मुझे देखने आए तो पहली ही नजर में मैं इन्हें पसंद आ गई थी। वजह मेरी खूबसूरती थी। मेरे वालिदैन पहले ही शकील को पसंद कर चुके थे, इसलिए मेरा रिश्ता आनन फानन ही तय हुआ था। मैंने अपनी बड़ी आपा से शर्माते हुए पूछा कि शकील देखने में कैसे हैं, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरे लिए रिश्ता देखते हुए मेरे घर वाले मेरी जोड़ का ही रिश्ता ढूंढेंगे। आपा मुस्कुराकर बोली, शादी वाले दिन देख लेना। इनके अंदाज से तो मुझे लगा था कि वो मेरी तरह ही होंगे, लेकिन मेरी शादी की पहली रात थी। मैं दिल में हजार अरमान लिए सुर्ख जोड़े में सजी बैठी थी कि मैंने सोचा था कि जिंदगी का आगाज एक हसीन अंदाज से करूंगी, पर ऐसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। मैं खानदानी घर से ताल्लुक रखती थी। हमारे खानदान में ये रिवाज था कि शादी से पहले लड़कियां उस लड़के को नहीं देख सकती और ना ही उस लड़के से बात करती हैं जिससे इनकी शादी तय होती है। हमारे खानदान में इस चीज को मायूब समझा जाता है। रिश्ता हो या मंगनी, लड़का और लड़की आपस में बात करें। ये पुराने जमाने का रिवाज हमारे खानदान वालों ने खत्म कर दिया होता तो शायद जिंदगियां तबाह होने से बच जाती। मेरा शौहर जब शादी की रात कमरे में आया तो मेरे दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश थी कि एक हसीन लड़का मेरे पास बैठेगा, एक हसीन अंदाज से मेरा घूंघट उठाएगा, मुझसे प्यार भरी बातें करेगा, मुझसे वो सारी ख्वाहिशात शेयर करेगा जो इसने अपने और मेरे मुस्तकबिल के लिए सोची होंगी। मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स थी। इसने मेरा घूंघट उठाने की बजाय मुझे कहा कि जाओ कपड़े तब्दील कर कर आओ। ये एक अजीब रवैया था। मैंने एक शादीशुदा जिंदगी के बारे में कभी किसी के मुंह से ऐसा नहीं सुना था कि कोई अपनी बीवी के साथ पहली रात ऐसा रवैया इख्तियार करेगा, जबकि दुल्हन को तो उस रात मुंह दिखाई में दूल्हा एक तोहफा भी देता है। लेकिन मेरे शौहर ने तो ना ये रस्म की। जो मेरे साथ हो रहा था, इस रवैये को कबूल करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। ना ही मैं कुछ बोल सकती थी, क्योंकि हमारे माशरे में वालिदैन अपनी बेटियों को समझा देते हैं कि ससुराल से बस इनकी लाश आए मगर इनके मसाइल ना आए। जब मैं वॉशरूम से अपना दुल्हन का जोड़ा तब्दील करके आई तो मैंने कमरे में आने के बाद अपने शौहर पर हल्की सी नजर डाली तो मैंने देखा इसका रंग सांवला था। मेरी उम्र से 10 साल बड़ा महसूस होता था। इसके चेहरे पर शादी को लेकर जरा बराबर भी खुशी नहीं थी। रवैया तो ऐसे था जैसे इसके अल्फाज मेरे दिल पर तीर चलाते हों। मुझे ससुराल में किसी से कोई गिला नहीं था, सिर्फ अपने माँ बाप से था। अगर वो मेरी मर्जी को अहमियत नहीं देना चाहते थे तो कोई बात नहीं थी, मगर जो रिश्ता इनकी मर्जी और सिर्फ इनकी नस्ल से हुआ था, इस शख्स में कोई भी ऐसी चीज नहीं थी कि मैं अपने दिल को सुकून दे सकती। इसके रवैये ने तो वैसे ही दिल बेजार कर दिया था। मैं सुबह उठी तो हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। वो मेरी सास थी। उन्होंने मेरा नाम पुकार कर कहा कि बहू, उठकर वलीमे के लिए तैयार हो जाओ, मेहमान भी आने वाले होंगे। ये कहकर वो चली गईं। आज हमारा वलीमा था। मैं और मेरा शौहर, हम बस मियां बीवी ही थे। हमारे दिल बिल्कुल नहीं मिलते थे। मैं फ्रेश होकर कमरे से बाहर आई तो मेरी सास मेरे वलीमे का जोड़ा लिए मेरे कमरे में बैठी थी। वो बहुत ही शाइस्तगी वाली औरत महसूस होती थी, जैसे बहुत प्यार करने वाली हो। मैंने इनसे जोड़ा पकड़ा और तैयार हो गई। मैं तैयार हुई थी कि मेरी सास ने आकर कहा कि बहू चलो, वलीमे के लिए मैरिज हॉल पहुंचना है। उसके बाद वलीमे के लिए हम सब मैरिज हॉल पहुंचे। हमारे वलीमे के लिए शानदार इंतजाम था, मगर क्या फायदा इन सब चीजों का जब शौहर ही ऐसा हो। घर में सोफे पर बैठी हुई थी कि मेरी नजर एक हसीन से चेहरे पर पड़ी। इसके चेहरे को देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे अल्लाह की तरफ से चेहरे पर नूर हो। इसके साथ इसके चेहरे पर उदासी भी थी। फिर थोड़ी देर बाद सब मेहमान आ गए। अभी हमारे वलीमे का फंक्शन जारी होना ही था कि मेरी सास मेरे पास आकर बैठ गई। मुझसे सबका तारुफ करवाने लगी। क्योंकि मेरी शादी की रात तो हम देर से घर पहुंचे थे, तो इतना वक्त नहीं था कि मैं ससुराल में किसी से मुलाकात कर पाती, सवाए मेरी सास के। मैं ये देखकर हैरान परेशान रह गई जब मेरी सास ने मेरा तारुफ उस लड़के से करवाया जिसके चेहरे से मेरी नजर नहीं हट रही थी।
मेरी सास ने बताया कि वो मेरा देवर है, इसका नाम फारिस था। जब मेरी सास ने मेरा इसके साथ तारुफ करवाया, फारिस ने मुझे सलाम कहा और हाल चाल पूछने लगा। मुझसे बात करने के दौरान फारिस ने मेरी तरफ नजर भी नहीं उठाई थी। फारिस के लहजे में इतनी मिठास घुली हुई थी कि मैं उस वक्त एक गहरी सोच में मुब्तला हो गई। एक ही माँ से पैदा हुए दो लोग इतने मुख्तलिफ कैसे हो सकते हैं? मेरे देवर फारिस और मेरे शौहर शकील में जमीन और आसमान का फर्क था। वो एक खूबसूरत मीठे लहजे वाला शरीफ लड़का था। मेरा शौहर बदज़बान आदमी था। मैं ये हरगिज नहीं कहूंगी कि मैं सिर्फ और सिर्फ सूरत की बुनियाद पर अपने शौहर से गैर मुतमईन थी। मैं इसके रवैये और इसकी उम्र से बेजार थी। मेरे शौहर के लहजे में जरा भी मिठास नहीं थी। हर बात पर गुस्सा करना, तंज करना मेरे शौहर शकील की आदत ही बन गई थी। शकील की सोच मुझसे इसलिए भी नहीं मिल रही थी क्योंकि इसकी और मेरी उम्र में बहुत फर्क था। एक जैसी उम्र के लोग एक दूसरे को जल्दी समझते हैं। वलीमा खत्म हो गया, हम घर चले गए थे। मैं बहुत थक गई थी। मैंने जल्दी से कपड़े तब्दील कर लिए, प्यारा सा सूट पहन लिया। मैं नई नवेली दुल्हन थी। इन दिनों में तो सभी लड़कियां सजती संवरती हैं। मेरा शौहर शकील कमरे में आया। जैसे ही शकील की नजर मुझ पर पड़ी, मुझे लगा मुझे कहेंगे कि बहुत हसीन लग रही हो, मगर वो तो फौरन से बोला कि ये क्या पहना है। मैंने कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, खैरियत है शकील, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? शकील ने गुस्से में कहा, चमक धमक वाले सूट मुझे नहीं पसंद, उठो तब्दील करके आओ। मैं तो सख्ते में आ गई कि नई नवेली दुल्हन को ऐसा कौन कहता है? मेरी अम्मी ने वो सूट मुझे जहेज में दिया था। मैं चाहते हुए भी कुछ ना बोल सकी। मैंने सूट उतार दिया। मर्द कभी भी बीवी की मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, बात मनवा लेता है। मेरी शादी को एक माह गुजर गया था। मैंने किचन का, घर का सारा काम संभाल लिया था। मैं इस एक महीने में देख चुकी थी। मेरे शौहर की माँ, मेरी सास, बहुत अच्छी औरत है और मेरे देवर फारिस की तो बात ही क्या थी। इसने तो मेरे दिल पर ऐसी मोहर लगा दी कि मैं चाहती थी कि रिश्तों की सारी जंजीरें टूट जाएं और वो मेरा हो जाए। जिंदगी इस तरह गुजर रही थी, टूटे हुए अरमानों के साथ। मैं जब रोज सुबह उठती, मेरा देवर फारिस कुरान मजीद का हाफिज था। जब वो सुबह तलावत कुरान पाक करता तो कुरान सुनकर दिल को सुकून मिल जाता। शायद इसीलिए इसके मुंह पर इतना नूर था, क्योंकि वो बहुत नेक दिल था। फारिस में कोई कमी नहीं थी। एक दिन मेरी तबीयत बहुत खराब थी। मेरा शौहर शकील घर पर नहीं था, तो मेरी सास ने कहा कि फारिस बेटे, जाओ अक्सा बहू को डॉक्टर के पास ले चलो। इसने अपनी माँ से कहा कि ठीक है। मेरे दिल में बहुत चाहत थी कि फारिस मुझसे बात करे, मगर इसने एक बात भी नहीं की। इसमें तो बहुत हया थी। मैं सोचती थी भला ये कैसे मुमकिन है कि इतनी सारी खूबियां एक ही इंसान में हो, मगर मेरे सामने फारिस एक जिंदा मिसाल था। हर रोज फारिस की ऐसी कोई आदत मेरे सामने आ जाती जो मेरे दिल में इसकी इज्जत और प्यार दोनों बढ़ा देती, और दूसरी तरफ हर रोज मेरा शौहर ऐसी हरकत कर देता जिससे मैं इससे और दूर हो जाती। जैसे शकील ने उस रात की, जब मुझे कहा कि मेरा नाइट सूट ला दो। कमरे में टीवी का शोर बहुत था, इसलिए शकील के एक बार कहने से नहीं सुना। इसने दूसरी बार मुझे कहा, सुनाई नहीं दिया। शकील ने मुझे इतने गुस्से में बुलाया कि जो शोर कमरे में था वो भी मध्यम पड़ गया। आखिर कोई अपनी बीवी से ऐसे बात करता है? शकील ने मुझे कहा कि मुझे कान वाले डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये बात मेरे दिल को लगी कि इसने छोटी सी बात पर मुझे कान का मरीज बना दिया। मैं चाहकर भी अपने शौहर शकील के करीब नहीं रहना चाहती थी। मेरे दिल में फारिस की मोहब्बत जगह ले रही थी। इस बात का अंजाम मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था। मुझे भी समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। मुझे जब मौका मिलता मैं फारिस को देखती रहती, और फारिस था कि कभी आंख उठाकर न देखता था। जब मेरा मौका लगता मैं फारिस के कमरे में चली जाती। मैं जब भी जाती, फारिस नमाज पढ़ रहा होता। मैं अपने नसीब पर रोती थी कि अगर मेरी सास की औलाद से ही मेरी शादी होना थी तो फारिस से क्यों नहीं हुई। आखिर मेरे नसीब में फारिस जैसा शौहर क्यों नहीं था। मेरे और शकील के बीच सिर्फ एक रिश्ता था,
बस और कोई रिश्ता नहीं, जबकि मियाँ बीवी तो एक दूसरे का लिबास होते हैं। मगर शकील ने तो मुझे एक भी दिन वो मकाम नहीं दिया। खाना बनाती तब भी मुझे फारिस की पसंद का ख्याल होता, इसकी पसंद का खाना बनाती। मुझे पता था कि मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन बस अब खुद ब खुद हो रहा था। मेरे बस में कुछ भी नहीं था। मेरा शौहर सारा दिन काम पर होता, रात को घर आता, मगर रात में भी गुस्सा ही रहता था। मैं हर मुमकिन कोशिश कर चुकी थी शकील को खुश करने की, मगर हर बार नाकाम हो चुकी थी। ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी, वो भी घर में ही रहता था, सरकारी नौकरी की तलाश में था। मैं सारा दिन फारिस को नजर भरकर देखती रहती, मौका पाकर इसके साथ बोलने की कोशिश भी करती। वो भी मेरी बातों का जवाब लाजमी देता था, लेकिन इसकी बातों से लगता था कि इसमें एक लिहाज था। एक तरफ मेरा शौहर शकील था, जिसमें बिल्कुल भी लिहाज नहीं था। मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आता था कि वाकई फारिस और शकील दोनों आपस में भाई हैं। मैं जब भी मौका पाकर फारिस के कमरे में जाती, फारिस नमाज पढ़ रहा होता। ज्यादातर यही होता। आखिर ऐसी क्या बात थी कि वो हर वक्त नमाज पढ़ता। मैं हर रोज रात को शकील को देखकर अपने नसीब को कोसती, अल्लाह से फरियाद करती कि या अल्लाह, मैं तो हर कोशिश कर चुकी हूँ अपने घर को बसाने की, मगर अब ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो अपने घर वालों की मर्जी मानकर ये रिश्ता निभा रही थी। मैं अपने घर जाकर नहीं कह सकती थी कि मैं शकील के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि मेरी छोटी बहनें भी थीं। हम गरीब लोग थे। मेरी ही शादी इतनी मुश्किल से की थी, मगर मैं इस बात से नावाकिफ थी। मैं वैसे भी घर नहीं जाना चाहती थी। चलो, जैसा शौहर नहीं मिला, मगर इसे देखकर तसल्ली तो है कि एक ऐसा इंसान भी मेरी जिंदगी में है। मगर मैं गहरे राज से बेखबर थी। मैंने सोचा कि मैं फारिस को सिर्फ दोस्त की नजर से देखूंगी, फारिस को अच्छा दोस्त तो बना लूंगी। मैं दिन ब दिन फारिस के करीब आ रही थी, इसे दोस्ती की कोशिश में लगी हुई थी। इसके कमरे में जाने की बार बार कोशिश करती, मगर जब भी फारिस के कमरे में जाती वो नमाज अदा कर रहा होता। मेरे दिल में एक तजस्सुस था। मैं सोचती कि आखिर में जब भी फारिस के कमरे में जाती हूँ तो वो नमाज पढ़ रहा होता है, और नमाज पढ़ने के बाद शिद्दत से दुआ करता है, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि वो दुआ में क्या मांगता है। मैं इसकी दुआ मांगने के अंदाज से अंदाजा लगा सकती थी कि इसकी दुआ में शिद्दत है। मैं अक्सर अपनी सास से बात करते हुए फारिस का जिक्र करती थी, इसकी जिंदगी के बारे में बातें पूछती थी। मुझे अच्छा लगता था फारिस के बारे में बातें करना, इसकी जिंदगी की रूटीन मालूम करना, लेकिन मुझे डर भी लगता था कि कहीं मेरी सास गुस्सा ही ना करे। फिर बातों ही बातों में एक दिन मुझे याद आया कि मैंने अपनी सास से पूछा कि आप फारिस की शादी क्यों नहीं करती, या फिर शादी अब तक क्यों नहीं की। मेरी सास ने इस बात का सरसरी सा जवाब दिया। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी बात को नजरअंदाज करना चाहती हूँ। बस इतना सा कहा कि फारिस नहीं चाहता शादी करना। मैं सोच में पड़ गई कि इतना खूबसूरत तरीन लड़का, हाफिज़ कुरान, नमाज का पाबंद, आखिर क्या वजह हो सकती है कि वो शादी नहीं करना चाहता। मैं इसकी वजह जानना चाहती थी। मैं रोज की तरह फारिस को नजर भरकर देखकर इससे बातें करने की कोशिश करती, लेकिन मुझे क्या इल्म था कि फारिस अब तो कहीं न कहीं मुझे अपना दोस्त मानने लग गया था। अब भी रोज मौका देखकर फारिस के कमरे में जाने लगी थी। पहले तो कभी जाती थी, लेकिन अब इसके कमरे में जाए बगैर मुझसे रहा नहीं जाता था। मैं इसके कमरे में रोज जाती, लेकिन हैरानगी की बात यह थी कि मैं जब भी फारिस के कमरे में जाती, फारिस नमाज अदा कर रहा होता। मुझे ये बिल्कुल समझ ही नहीं आता था कि क्या फारिस सिर्फ मेरे जाने पर ही नमाज अदा करता है, या सारा दिन ही नमाज अदा करता रहता है। मैंने ये बात कंफर्म करने के लिए अगले दिनों में जिस वक्त मैं फारिस के कमरे में जाती, उस वक्त जाने की बजाय मैंने वो वक्त तब्दील करके इससे पहले फारिस के कमरे में जाना शुरू कर दिया। मैंने देखा फारिस उस वक्त भी जाए नमाज पर बैठा होता, नमाज या नवाफिल अदा कर रहा होता। इसका मतलब वो सिर्फ मेरे जाने पर नमाज अदा नहीं करता था, क्योंकि जब इसका दिल होता वो अल्लाह की इबादत में लग जाता। मुझे इस बात का बहुत ज्यादा तजस्सुस था। आखिर फारिस इतनी शिद्दत से अल्लाह के करीब कैसे है और क्यों है, क्योंकि मैंने आज से पहले किसी नौजवान को इस तरह नहीं देखा था। मुझे ये बातें अजीब लग रही थी। मैं अपने दिल से फारिस को अच्छा दोस्त समझती थी,
تو میرے دل میں اس کے لیے ایک الجھن سی پیدا ہونے لگی۔ آخر فارس اتنی شدت سے دعا کیوں مانگ رہا ہوتا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے جس کی بنا پر وہ شادی نہیں کر رہا؟ میں نے سوچ لیا کہ میں اس کی وجہ تلاش کروں گی۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اسے کیا دکھ ہے؟ وہ شادی کیوں نہیں کر رہا؟ میں نے ایک دن اپنی ساس کو کہا کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ میں بہت اداس ہو گئی ہوں۔ مجھے اپنے میکے جانا ہے کیونکہ میرا شوہر شکیل کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ میں اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ میں ایک ہفتہ تک رہ کر واپس آؤں گی۔ میں گھر سے نکل کر اپنے میکے کے ہاں کچھ ہی وقت گزارا اور شام ہوتے ہی وہاں سے نکل آئی۔ میں اپنے سسرال جب آئی تو دروازہ کھلا ہی ہوا تھا۔ میں چپکے سے اندر چلی گئی، جا کر فارس کے کمرے میں چھپ گئی۔ مجھے گھر کے کسی فرد نے نہیں دیکھا۔ کوئی دیکھتا تو میں کہتی کہ میں اپنے میکے سے جلدی واپس آ گئی۔ میں فارس کے کمرے میں آئی۔ میں نے دیکھا فارس کے کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں۔ میں نے اس بات کا فائدہ اٹھایا، فارس کے کمرے میں کچھ تلاش کرنے لگی۔ مجھے محسوس ہوا کہ فارس کے کمرے میں کوئی آ رہا ہے۔ میں فوراً سے اس کے کمرے میں چھپ گئی۔ فارس نے دروازہ کھولا، کمرے میں آ گیا۔ کچھ دیر بعد ہی رات ہو گئی۔ میری ساس نے کھانا بنا کر دے دیا۔ فارس کھانا کھا کر روز کی طرح اپنے کمرے میں آ گیا۔ فارس نے اپنے کمرے میں آ کر چہل قدمی کرنا شروع کر دی۔ شاید کھانے کے بعد وہ چہل قدمی کرنا چاہتا تھا، مگر اب مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ مجھے دیکھ نہ لے، لیکن شکر ہے اس نے مجھے نہیں دیکھا۔ میں اس انتظار میں تھی کہ فارس ایسا کچھ کرے کہ اس کا راز مجھے پتا چل جائے۔ میں بھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ فارس نے جائے نماز اٹھائی، عشاء کی نماز ادا کرنے لگ گیا۔ نماز کے بعد اب شاید وہ نوافل ادا کر رہا تھا، مگر یہ تو میں روز دیکھتی تھی کہ فارس زیادہ تر وقت جائے نماز پر گزارتا ہے۔ لیکن میں تو یہاں اس چیز کی وجہ ڈھونڈنے آئی تھی کہ وہ شادی کیوں نہیں کرتا۔ میں صبر سے فارس کے کمرے میں ایک طرف چھپی رہی۔ میرے صبر نے مجھے بتلا ہی دیا، اور میں نے جو دیکھا سنا وہ تو میری سمجھ سے باہر تھا۔ یہ سب میری سمجھ سے باہر تھا۔ فارس نماز کے بعد ایسی آواز میں دعا کرنے لگا کہ وہ آواز اونچی تو نہیں تھی، مگر مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ فارس کو جو دعا کرتے سنا تو میں حیران ہی رہ گئی۔ پہلے تو صرف میں اپنی نصیب کو کوستی تھی، اب میرا دل کر رہا تھا کہ میں اپنے آپ کو پیٹوں، میں اپنے آپ کو ماروں۔ فارس جو اپنی دعا میں مانگ رہا تھا، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا یہ واقعی حقیقت ہے۔ جو اللہ سے یہ دعا مانگ رہا تھا کہ اس کی پسندیدہ لڑکی آج کسی اور کی بیوی ہے، اس کی پسندیدہ لڑکی کی شادی کسی اور سے ہو چکی ہے۔ وہ اللہ سے رو کر یہ دعا کر رہا تھا کہ وہ اس لڑکی سے شادی کر سکتا تھا، مگر باپ بننے کی صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے اس لڑکی کے گھر رشتہ نہیں بھیجا، بلکہ کسی کو بھی خبر نہیں تھی کہ فارس کسی سے پیار کرتا ہے۔ فارس کی ماں کو بس یہ پتا تھا کہ اس کا بیٹا باپ نہیں بن سکتا، یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کسی لڑکی کو اس قدر چاہتا ہے۔ فارس رو رو کر کہہ رہا تھا کہ اگر وہ لڑکی میری نظروں سے دور چلی جاتی تو مجھے صبر آ جاتا، لیکن اب تو وہ میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اب سارا دن اسے دیکھتا ہوں، مجھے ہر وقت اپنے نصیب پر رونا آتا ہے۔ فارس کہہ رہا تھا کہ اے رب، میں اس حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتا کہ میری من پسند لڑکی ہی میری بھابھی ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے صبر عطا فرما، اسے میرے دل سے نکال دے۔ یہ سن کر مجھ سے رہا نہیں گیا، میں تو پہلے ہی اس کے پیار میں مر مٹی تھی، اب تو میرے اللہ نے میری سنی تھی۔ میں اس موقع کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ مجھے تو یہ موقع بھی خواب لگ رہا تھا، اگرچہ میں سن رہی تھی، وہ خواب بھی ہوتا تو میری زندگی کا حسین ترین خواب تھا، لیکن میں خوش قسمت تھی کہ وہ حقیقت تھی۔ فارس نے مجھے ایک شادی میں دیکھا تھا، مجھے دل دے بیٹھا تھا اور میرے گھر میں رشتہ بھیجنا چاہتا تھا۔ فارس میں باپ بننے کی صلاحیت موجود نہیں تھی۔ فارس نہیں چاہتا تھا کہ میری زندگی تباہ ہو، اس لیے اس نے اپنے پیار کی قربانی دے دی۔ آج پھر اس کے دل کی صدا نے میرا دل جیت لیا تھا۔ میں فوراً وہاں سے باہر نکل کر فارس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ فارس دعا مانگتے مانگتے چونک گیا۔ اس نے حیرانگی سے سوال کیا، بھابھی آپ کہاں سے آ گئیں؟ آپ تو میکے میں گئی تھی نا؟ میں نے کہا، تمہارا پیار کھینچ لایا۔ فارس نے کہا، کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ تو میرے بھائی کی بیوی ہیں۔
میں نے کہا میں اس کے ساتھ بالکل خوش نہیں ہوں۔ میں نے فارس کو بتایا کہ شکیل کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہے۔ میں نے فارس کو بتایا کہ شکیل کے رویے سے بیزار ہونے کے بعد سے میں اس سے پیار کرتی ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ تم بھی مجھ سے پیار کرتے ہو۔ میں نے فارس کو بتایا جب میں شکیل کے غصے کے بعد تمہیں دیکھتی تھی مجھے تمہارے اندر وہ ساری خوبیاں نظر آتی تھیں جو میں اپنے شوہر میں دیکھنا چاہتی تھی۔ فارس نے کہا میرے اندر جو کمی ہے میں اس کے ہوتے ہوئے تمہاری زندگی بالکل خراب نہیں کر سکتا۔ میں نے فارس سے کہا صرف اس کے اندر ایک کمی ہے، اگر اس کے علاوہ لاکھوں کمیاں بھی ہوتی تو میری زندگی میں تمہارا ہونا میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے۔ ہم دونوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم ایک دوسرے کی زندگی کا حصہ بن کر رہیں گے۔ میں نے اپنے گھر والوں کو ساری بات بتا دی۔ شکیل کا رویہ میرے ساتھ ایسا ہے، اس کے دل میں میرے لیے کہیں جگہ نہیں۔ اچھی بات یہ تھی کہ سب نے میرا ساتھ دیا۔ میں نے شکیل سے طلاق لے لی، پھر اپنی عدت گزارنے کے بعد فارس سے نکاح کر لیا۔ فارس اس قدر پیارا اور دل کا اچھا انسان ہے کہ مجھے اپنے نصیب پر رشک آتا ہے۔ اس کی ہر کمی مجھے قبول ہے۔ اگر میرے قدم نہیں اٹھتے تو اپنی زندگی میں کبھی خوش نہ ہوتی اور شکیل کے ساتھ بیزار زندگی گزار دیتی۔ ادھر فارس اپنے دل سے جنگ کرتا رہا۔ شکیل کا رویہ میرے ساتھ ایسا اس لیے تھا کہ شکیل جسے پیار کرتا تھا اس لڑکی کے والدین نے اپنی مرضی سے اس لڑکی کی شادی کہیں اور کر دی، جس کی وجہ سے اس کا دل دکھا تھا۔ اس کا رویہ ایسا ہو چکا تھا۔ خدارا میرے والدین سے گزارش ہے کہ اپنی انا یا پھر اپنی پرانی رسم و رواج کی وجہ سے اس زمانے کی بدنامی کے ڈر سے بچوں کی زندگیوں کو داؤ پر مت لگائیں۔ خدارا ان کی اپنی زندگی کے فیصلے انہیں خود کرنے دیں تاکہ وہ ساری عمر اپنی مرضی سے بنائے رشتوں میں خوش رہ سکیں۔ اگر میرے والدین میری مرضی پوچھ لیتے یا شکیل کی تصویر دکھا کر میری رضا معلوم کر لیتے تو میری زندگی کے اتنے مہینے ضائع نہ ہوتے۔ اگر شکیل کی پسندیدہ لڑکی کے والدین اس کی مرضی پوچھتے تو شکیل کی زندگی تباہ نہ ہوتی۔ میری والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی زندگیاں تباہ مت کریں، ان کی مرضی کو ترجیح دیں۔ بچوں کی شادی سے پہلے ان کی مرضی پوچھنا ہر ماں باپ کو اپنا فرض سمجھنا چاہیے۔ اگر والدین اس سوچ کو لے کر چلیں گے تو معاشرے میں شاید ہی کوئی غلط راستہ اختیار کرے۔ آپ کے خیال میں نے شکیل سے طلاق لے کر فارس سے شادی کر فیصلہ ٹھیک لیا تھا یا مجھے ساری زندگی جیسے تیسے بھی کر کے شکیل کے ساتھ گزارنی چاہیے تھی؟ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔